कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। आप सोच रहे होगे कि अभी तो वीडियो ओपन नहीं किया है, किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन मिल गया है आखिरकार। ये जब वीडियो खत्म हो रहा होगा ना 10 से 15 मिनट के बीच में, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार किस लिए आपको बधाइयां दी गई हैं। फिलहाल मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं CUET डिफेंस SSC जैसे एग्जाम्स के लिए। फिलहाल मैं CUET देख रहा हूं और आप सभी के सामने ये एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर के आया हूं, द वायरल वोकैब शो। और ये जो शो है ये ज्यादातर उन बच्चों के लिए फोकस करके बनाया गया है जो CUET का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्या वोकैब में कोई अंतर होता है, वो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस सेशन में मिल रहा होगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, आखिरकार क्या वो चीजें हैं जो हम कवर करेंगे। तो हम कवर करने वाले हैं भैया इस सेशन में वोकैबुलरी को। कब की वोकैबुलरी को बेटा? जो हमारी 1 जून 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में आई थी CUET 2023 के एग्जाम में। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे, वेटेज भी जानेंगे और किस क्वेश्चन का कितने वेटेज है, कोल मिलाकर के वोकैबुलरी में कौन कौन से सेक्शंस है और उन सेक्शंस का कितना वेटेज है उसको भी जानते हुए चलेंगे। और एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स, एग्जाम रेलिवेंट वोकैबुलरी पढ़ेंगे और क्या होती है एग्जाम रेलिवेंट वोकैबुलरी, उस चीज को भी हम जान रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे होंगे बेटा इस पेपर के PYQs ऑफ 1 जून 2023 में जितने भी आए थे उन सभी को, जिसमें हमें मिलेगा बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स भी मैं आपको करवाऊंगा। आपको मिल रहे होंगे फॉरेन वर्ड्स, आपको मिल रहे होंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स। इन सभी चीजों को हम सभी इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चंस की गिनती है 11, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि 11 क्वेश्चन से कम आपको 60-65 वोकैब याद होने वाली है और इडियम्स याद होने वाले हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि उनकी ऑप्शंस का क्या मतलब है। और आपने अगर एग्जाम ट्रेंड देखा हुआ है, मैंने क्या बोला, अगर आपने एग्जाम ट्रेंड देखा हुआ है तो अगर 2022 में कोई ऑप्शन में आया था, 2023 में वही ऑप्शन क्वेश्चन बनकर के पुटअप कर दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग CUET 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अगर अभी तक एम बैच में इनरोल नहीं किया है, ये साइंस बैच है, जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उन सभी के लिए है ये एम बैच, तो आप लोग इस बैच में इनरोल कर लीजिए। क्योंकि कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटकम मिल रहा होगा इस बैच के थ्रू। प्लस आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों कराई जा रही होगी। हर एक चैप्टर के कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट पर 2 से 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी कम ना रह जाए और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। प्लस आपके लिए स्ट्रेटजिक वीडियोस आते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, रोज डेली के आपको PDF मिला करेंगे। और हाँ, याद रखेंगे कि अगर आपको एनरोल करना है तो कोड S743 का इस्तेमाल जरूर करें। किस तरीके से एनरोल करना है मैं ये सेशन के लास्ट में बताऊंगा। नाउ हम लोग प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, यह रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द मोस्ट सुटेबल फॉरेन वर्ड्स। यहां पर बोल रहा है भैया फॉरेन वर्ड पहला ही पूछ लिया गया। पहला ही क्या पूछ लिया गया भैया आपसे? फॉरेन वर्ड, यानी कि एक फॉरेन वर्ड आ गया 5 नंबर का। ठीक है, हम लोग लास्ट में यह भी कर चुके हूं कि एक एग्जाम में एक सेट में कितना वेटेज रहा। इतना मैं बता दूं बेटा, वोकैब का टोटल वेटेज इस वाले पेपर में, अगर मैं यहां पर बताऊं भैया वोकैब का टोटल वेटेज इस वाले पेपर में रहा है बेटा 55 मार्क्स। कितना मार्क्स रहा है बेटा? 55 मार्क्स। क्योंकि 11 क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे होंगे। और फ्रेजल वर्ब्स को भी मैं वर्ब का पॉइंट ना मान करके वोकैब का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के देख रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो यहां पर 55 मार्क्स कवर किए गए। आइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द मोस्ट सुटेबल फॉरेन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। The judge concluded that the company has acted in bad faith intention in concealing the information. अब हमें जानना है बैड फेथ के बारे में। आइए जानते हैं। यहां पर एक्स्ट्रा ज्ञान में आप लोगों ने रूट वर्ड जरूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे भैया? आप लोगों ने रूट वर्ड जरूर पढ़े होंगे। और ये क्वेश्चन जो है रूट वर्ड से उठ करके सीधा सीधा आ रहा है। आपका एक रूट वर्ड होता है बेटा मैल, मैल का मतलब होता है बैड। और आपका एक और रूट वर्ड होता है जिसका नाम होता है बेटा फाइड, इसका मतलब होता है बेटा ट्रस्ट या फिर फेथ। और यहां पर उसी से ही क्वेश्चन सीधा सीधा उठ करके आ गया है कि बैड फेथ, यानी कि आप जब किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो थोड़े से गलत तरीके यूज करते हैं, उसको हम बैड फेथ बोलते हैं। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा मेलाफाइड। लेकिन बाकी शब्दों का भी तो मतलब जाना जरूरी है ना। आखिरकार मिनेज क्या है, मीली क्या है, मॉडस विवेंडी क्या है, ये सारे के सारे फॉरेन वर्ड्स हैं। और मैं इस बात के लिए बेट तक लगाने तो तैयार हूं कि आपको 2024 में से इन तीनों में से मिनेज, मीली और मॉडस विवेंडी, इनमें से एक ना एक या शायद 2 या तीनों के तीनों देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में, किसी ना किसी के सेट में फॉर श्योर मिलेंगे। तो मिनेज क्या होता है बेटा? मिनेज का मतलब होता है जो घर में, एक घर में लोग रह रहे होते हैं ना, हाउस होल्डिंग जो होती है एक तरीके की, उसी को हम मिनेज बोल रहे होते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन वन हाउस। उसके बाद मीली,
मीली का मतलब क्या है बेटा? मीली का मतलब एक ऐसी भीड़ है, यहां पर इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, एक ऐसी भीड़ जहां पर धक्का मुक्की हो रहा है। कई कदार आपने मंदिरों में देखा होगा, बहुत, जब मान लीजिए शिवरात्रि का माहौल है, इस समय देखिए नवरात्रि का माहौल है, तो देवी माँ के मंदिरों में बहुत भीड़ लगेगी, लोग एक दूसरे को धक्का देंगे, जाकर के पूजा करेंगे। तो ऐसी ही भीड़ को, जहां पर धक्का मुक्की चल रही हो, उस भीड़ को हम बोलते हैं बेटा मीली। मॉडस विवेंडी का क्या मतलब है बेटा? मॉडस विवेंडी का मतलब है एक एग्रीमेंट या फिर प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज। अब मान लीजिए दो कंपनी है या दो लोग हैं, उनके बीच में अगर किसी प्रकार की संधि है, किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट है, तो दैट इज मॉडस विवेंडी। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आप लोगों को अभी तक समझ में आने लगा होगा कि मैंने आखिरकार आपको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया था। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आगे चलते चलते जैसे ही आप 11वें क्वेश्चन तक पहुंचेंगे आपको आइडिया लग चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड सीज। सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा गया और क्वेश्चन पूछने का अंदाज बहुत प्यारा है। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपसे यहां पर पूछ रहा है एंटोनिम बताइए। मैं आपको शायद कई बार बता चुका हूं कि किस तरीके से एंटोनिम यानी कि एंटोनिम कैसे बताता हूं मैं। एंट, एंटी, एंट का मतलब अगेंस्ट, निम का मतलब नेम। एंट का मतलब अगेंस्ट और निम का मतलब नेम। एंट का मतलब अगेंस्ट और निम का मतलब नेम। इस तरीके से एंटोनिम बनता है, यानी कि विलोम शब्द। आपको बताना है बेटा सीज का विलोम शब्द। अब अगर मैं आपको यह भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे होंगे। आप जरा यहां पर ऑप्शंस को देखिए बेटा। पॉज, पॉज का मतलब होता है रोक देना। डिसकंटिन्यू यानी कि रोक देना, निगेटिव वर्ड है बेटा। ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। टर्मिनेट यानी किसी चीज को बंद कर देना, खत्म कर देना, निगेटिव है ना। कम टू एन एंड, स्टॉप का मतलब खत्म कर देना, निगेटिव वर्ड। और यहां पर एक वर्ड है कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना, ये अकेला यहां पर पॉजिटिव वर्ड है। और आपसे पूछा भी क्या? एंटोनिम। सीज, आप इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं भैया? ऑड वन आउट। ट्रिपल ओ मेथड को भी बोलता हूं मैं इसे, क्या बोलता हूं? ट्रिपल ओ मेथड, ऑड वन आउट। सारे के सारे नेगेटिव वर्ड से सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड था, इसका मतलब आंसर वही होगा। लेकिन अगर आपने गलती से ऑप्शन सी को सिलेक्ट करके लिख दिया, उसमें आपको ओएमआर सीट मिली होगी। मान लीजिए आपके हाथ में ओएमआर शीट आई और आपके पास था नंबर 2, ए बी सी डी। ये आपका ए था, बी था, सी था और डी था। और आपने गलती से भी ऑप्शन नंबर सी, आपने देखा ये सही और आपने ऑप्शन नंबर सी को भर दिया। बेटा अब इसको चेंज आप कर नहीं पाओगे और आपके -6 नंबर हो चुके हैं, क्योंकि आपको बाद में एक और यहां पर कूट दिया गया है। आपको बाद में फिर से दिया गया कि इनमें से चूज करो ए बी सी डी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि आप जब आंसर देंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी देंगे, ना कि ऑप्शन नंबर सी। इन बातों का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन सरल है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो सरल नहीं है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया है, ताकि जो बच्चा थोड़ा सा कॉमन सेंस को नहीं लगा रहा होगा, जल्दबाजी कर रहा होगा, प्रेशर ले रहा होगा, वो सी देखेगा और सट से आके मार देगा और नंबर कटवा लेगा। सही आंसर आपका बी रहने वाला है। फिलहाल यहां पर कुछ हम लोग इसके सिनोनिम देख लेते हैं बेटा, कि आखिरकार सीज का मतलब क्या होता है। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोक देना। और इसी से रिलेटेड एक ईडियम है जो कई सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, वो है बेटा कम टू अ स्टैंड स्टिल। जब कोई चीज एकदम अंत में रुक जाती है ना। मान लीजिए कोई युद्ध था, टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया, उसी को हम लोग सीज फायर भी बोलते हैं। सीज फायर वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सीज फायर का मतलब होता है बेटा युद्ध विराम। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन बहुत ही बेनिफिशियल लगा। अब आपके सामने मैं रिवील भी कर देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आप लोगों को बधाई हो। बधाई इसलिए हो क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा सही स्ट्रेटेजिक तरीके के साथ ले जाने वाला हूं। आप अगर इस सीरीज को रोज फॉलो करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके भी पेपर में 50 से 55 नंबर का वेटेज रख रहा होगा वो कैब, तो मेरा वादा है कि कम से कम 40 नंबर आप ला पाएंगे। बाकी ग्रामर का मैं पूरा वादा करता हूं, कॉम्प्रिहेंशन का पूरा वादा करता हूं, जितना भी अदर सेक्शन उसका पूरा वादा है। लेकिन वोकैब बेटा थोड़ी सी अनसर्टेन होती है ना, उसमें आप सर्टेनिटी नहीं दिखा सकते। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं 55 में से 40 कहीं नहीं जाएंगे। यानी कि मैं 3-4 क्वेश्चन की मार्जिन ले रहा हूं और आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलता है, यानी कि आप तब भी बहुत ज्यादा सेफ हैंड्स में रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। यहां पर बोल रहा है बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी कि सिनोनिम बताना है किसका। टी हेल्ड दिस कनेक्शन विद डिलाइट। डिलाइट का मतलब खुशी से, हेल्ड करता है। अब हेल्ड अपने आप में क्या है बेटा? यहां पर वर्ब है। हेल्ड का क्या क्या मतलब होता है आइए जान लेते हैं बेटा। हेल्ड का मतलब क्या है बेटा? हेल्ड का मतलब है प्रेज्ड, प्रशंसा करना, अपलॉडेड, प्रेज करना। इन सभी में से कोई एक या कोई दो वर्ड आपको फॉर श्योर इस बार आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। दावा करके बोल रहा हूं मैंने ऐसे ही नहीं बोला है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से मैं चीजें लाया हूं। आप इसके सिनोनिम लिखोगे ना अगर गूगल पे, हेल्ड कम से कम 50-60 बता देगा। लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं को क्यों लेकर के आया? क्योंकि ये है वो सिनोनिम, ये है वो वर्ड जो मोस्ट रिपीटेड है अदर एग्जाम्स में, है ना। अलग अलग एग्जाम्स में सीयूटी हो गया, डिफेंस हो गया, एसएससी हो गया, और वही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो थोड़ा सा हैंडी होते हैं। एकदम से नया वर्ड आपके सामने नहीं डालेगा। अगर नया आएगा भी तो वो नया वर्ड होगा फॉरेन वर्ड से, और आप उसे स्किप कर देना, उसके चक्कर में मत पड़ना। पढ़ते हैं बेटा। अपलॉडेड, अक्लेम्ड, इन सभी का मतलब प्रशंसा करना।
कमेंडेड, लॉडेड, सल्यूटेड और चीयर्ड, इन सभी का क्या मतलब है बेटा? प्रशंसा करना। तो टी हेल्ड दिस करेक्शन विद डिलाइट, इसका मतलब हो जाएगा उसने इस बात की क्या की? प्रशंसा की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर पहला वर्ड है अवॉइडेड। अवॉइड सभी लोग जानते हैं, जब आपने किसी को दरकिनार कर दिया है ना, आपने एक क्या बोलते हैं, एक आंख दिखा दी, दैट इज अवॉइडेड। रिफ्यूज का मतलब होता है डिनाई कर देना, तो इसके लिए एक और वर्ड लिख लेता हूं बेटा, रिफ्यूज के लिए डिनाइड। डिनाइड पेपर में काफी बार पूछा जाने वाला वर्ड है, ये पूछते भैया परमिट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का उल्टा क्या हो जाता है बेटा? डिनाइड। यहां पर इसका अपोजिट भी लिख देता हूं क्योंकि पेपर में आ जाता है एक्सेप्ट, और एक और एक्नॉलेज। ठीक है, आगे देखिए रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है बेटा सेट फ्री, किसी को आपने आजाद कर दिया, फ्री कर दिया, दैट इज रिलीज्ड। आपने किसी को आजाद कर दिया, भैया किसी को आपने चंगुल में फंसा रखा था या फिर कैद में रखा हुआ था, अब आपने उसको रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना प्यारा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ताकि आप थोड़ा सा डरे, पर आपको डरना नहीं है। जिन जिन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कठिन लग रहा है, उन क्वेश्चंस में बेटा जो कंटेंट है वो काफी सस्ता है, वो काफी हल्का है। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट वन विद देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग। करस्पॉन्डिंग यानी कि सरणी बताना है। हेल, अभी हम लोग हेल पढ़ के हैं। हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ये हो जाएगा आपका ए का तीसरा। हेल का मतलब हो जाएगा ग्रीट। जस्ट, जस्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है तुरंत तुरंत तुरंत, और दूसरा क्या होता है? जस्ट का ऑनेस्ट, ग्लोइंग, अट्रैक्ट। यानी कि जस्ट का मतलब हो गया न्याय संगत, जस्टिस से रिलेटेड, तो ये हो गया ए। उसके बाद ल्योर। और अब आप देखिए, अगर आपने दो भी कर लिए तो आप आंसर दे दोगे। ए का 3 कहां पर है बेटा? ए का 3 यहां पर है, और ए का 3 कहां पर है बेटा? कहीं पर नहीं है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। एक होता है सीखना और एक होता है एलिमिनेट करके आंसर निकाल देना। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और हेल का नहीं जानते होगे, तो जस्ट तो जान रहे होगे ना। ल्योर तो सभी जानते हैं, ल्योर का मतलब होता है लुभाना, है ना। ल्योर का मतलब होता है लुभाना, सेक्सुअली किसी को ल्योर करना, दैट इज अट्रैक्ट करना। ये हो जाएगा आपका चौथा। तो तीसरे का सी का चौथा कहां पर है? सी का चौथा सिर्फ एक ऑप्शन में था, तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते थे। इन चारों में से अगर आपको एक वर्ड भी आता था तो आपके +5 नंबर पक्के थे, कोई रोक नहीं सकता था। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट वर्ड है रेडिएंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बहुत बार आता है। रेडिएंट का मतलब होता है चमकदार। चमकदार का मतलब होता है बेटा ग्लोइंग, है ना। जो काफी शाइनिंग हो, ग्लोइंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? शाइनिंग भी लिख देता हूं मैं यहां पर। अगर पिछले साल ग्लोइंग लिख दिया तो क्या पता इस बार शाइनिंग आ जाए। क्या ये बात क्लियर रहेगी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हाँ जी, फ्रेजल वर्ब आपके लिए कठिन हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स बेटा अथाह होती हैं। लेकिन तभी मैं ये कहता हूं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स कराऊंगा और आपके पेपर में 5-6 फ्रेजल वर्ब आई, किस्मत अच्छी आई तो 5 ही है पूरी फंस जाएंगी, नहीं तो 3-4 तो फॉर श्योर फंसेंगी ही फंसेंगी। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। While walking along the road, Raju dash one of his old schoolmates. तो भैया जब वो राजू रोड के साइड से जा रहा था तो उसने क्या मिला? वो एक दोस्त से मिल गया। तो रैन इनटू होगा, रैन आउट होगा, रैन ओवर होगा, या फिर रैन थ्रू होगा। इसके ऊपर यहां पर चर्चा करते हैं। ये तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा रैन इनटू। रैन इनटू का मतलब होता है मीट समवन एक्सीडेंटली। मीट समबडी एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब अचानक से मिल जाना। आइए बाकियों को भी समझ लेते हैं बेटा। यहां पर ए बी सी डी सभी के आंसर दिए गए। मीट समबडी एक्सीडेंटली या फिर एक्सपीरियंस समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज आपके साथ एकदम से हो जाती है तो भी आप क्या बोलते हो बेटा? रैन इनटू। दूसरा बेटा रैन आउट, हम बोलते हैं भैया आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है भैया, मेरे पास कोई भी कैश नहीं है। आई एम रनिंग आउट ऑफ थिंग्स, मतलब कि मेरे पास सारी चीजें खत्म हो रही है। रनिंग आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का खत्म होना, टू कम टू एन एंड, एक्सपायर और बिकम यूज्ड अप। ठीक है ना, जैसे कि टूथपेस्ट खत्म हो रहा है तो द टूथपेस्ट इज रनिंग अप, रनिंग आउट मतलब कि खत्म हो गया, अब नया खरीदना पड़ेगा। तीसरा बेटा रैन ओवर। रैन ओवर 2-3 सेंसेस में आता है भैया, आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो वो भी रैन ओवर आ जाएगा। और रैन ओवर का दूसरा मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, जल्दी तेजी से निगाहों से देख लेना, दैट इज ऑल्सो रैन ओवर, कि भैया मैंने उस पर निगाहें मार दी, आई रैन ओवर। रैन थ्रू का मतलब क्या बेटा? रैन थ्रू का मतलब यूज और स्प्रेड समथिंग रेकलेसली और रैपिडली, किसी चीज को जल्दबाजी में यूज करने को हम क्या बोलते हैं भैया? रैन थ्रू। आई थिंक क्लियर होगा। यहां पर आपके सामने और भी रैन से रिलेटेड क्या दिए रखे? यहां पर आपको रैन से रिलेटेड और भी फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को आप लोग क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। क्या बोला मैंने? इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को आप लोग तैयार कर लेंगे और एक बार एटलीस्ट देख जरूर लेंगे, हैव अ ग्लांस, है ना। गिव इट अ गो, गिव इट अ गो, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सेंटेंसेस में ज्यादा कठिन पूछेगा नहीं। आगे आते हैं, अगला वर्ड हमसे क्या पूछा गया? फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल होमोफोन चूजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि होमोफोन क्या भला है भाई साहब। आओ यहां पर लिखते हैं होमोफोन। अब इसको जब आप तोड़ोगे तो एक ये होमो निकलेगा, एक फोन निकलेगा। फोन का मतलब होता है बेटा साउंड, और होमो का मतलब होता है सेम।
तो सेम साउंड जहां पर आ रहा हो वही होमोफोन हो जाएगा। आप इसको पढ़िए, लास्ट मंथ वी वेंट बाय ट्रेन टू अ बुक फेयर, ठीक है ना, बुक फेयर, ठीक है। देयर इज अ स्टीप राइज इन द रेलवे, ठीक है। फेरी, फेयर, फार, फायर, बेटा यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है फेयर और यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है फेयर, ये दोनों एक दूसरे क्या है, सेम साउंड कर रहे हैं। और रेलवे फेयर भी हो सकता है, देयर इज अ स्टीप राइज इन द रेलवे फेयर, कि भैया जो रेलवे का किराया है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा और +5 मार्क्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, फिर से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यहां पर आप बताइए एंटोनिम। आप क्वेश्चन को बहुत आराम से जरूर पढ़ें कि सिनोनिम पूछ रहा है या फिर एंटोनिम पूछ रहा है, वरना गलती हो जाएगी। जनरलाइज, जनरलाइज एक बहुत ही कॉमन शब्द है। जनरलाइज यानी कि नॉर्मलाइज, सबको एक ही जनरल कैटेगरी में ले लेना, एक ही तरह सामान्यीकरण कर देना। तो जनरलाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल। तो यहां पर बेटा इसका पहला हो गया स्पेशल, पहले का सी, पहले का तीसरा कहां पर, ए का 3, ए का 3 यहां पर, ए का 3 यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। एक और कर लेते हैं, कोई सिंपल सा दिख रहा है तुमको, कंप्लायंस नहीं आता होगा, चलो इनोसेंट तो आता होगा, इनोसेंट का मतलब मासूम, और मासूम का उल्टा क्या हो जाएगा, गिल्टी। तो ये भैया सी का दूसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा इनमें से किसमें आ रहा है, सी का दूसरा, सी का दूसरा बेटा ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा कर देना, और भैया डिसओबीडियंस, फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है, फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा कर देना, ठीक है। और रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, अब देखिए बी का पहला बोल रहा है कि भैया कंप्लायंस का डिसओबीडियंस, कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, किसी चीज के साथ अडियर कर देना, कंफर्टेबिलिटी कर देना, है ना, कन्फर्मेंस कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस। तो कंप्लायंस यानी कि मान जाना, और जब तुम किसी की बात नहीं मानते हो तो वो क्या हो जाता है भैया, डिसओबीडियंस। फॉरगिवनेस का मतलब क्षमा कर देना, और रिटेलिएशन का मतलब होता है किसी को क्षमा ना करना बल्कि पे बैक करने की कोशिश करना, रिवेंज लेने की कोशिश करना, एवेंज लेने की कोशिश करना, काउंटर अटैक करना। ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे बेटा, रिटेलिएशन के, ये सारे के सारे रिटेलिएशन। मैंने आपके लिए उन सभी वर्ड्स को यहां पर लिख दिया है जो आपको कठिन लग सकते हैं और जो मुझे लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, और ये भैया आपका कंप्लायंस के हैं सिनोनिम्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे कंप्लायंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, मैच द इडियम्स। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया, इडियम्स पूछेंगे। चलिए, बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब किसी भी तरीके से करो भैया, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, हमको ये पाना है तो पाना है, चाहे जैसे पाना हो। तो बाय हुक और बाय हुक क्रूक का मतलब देखिए यहां पर, ये आपको दिखाया जाने कौन, ये आपको दिखाया जाने, ये पेपर में आया था एक बार कि जो बाइडन, जो बाइडन नहीं, कौन है यार ये, अरे यार तुम्हारे प्रेसिडेंट नहीं थे इनसे पहले वाले, क्या नाम था उसका, मेरे को देखो प्रेसिडेंट का नाम निकल गया। तुम लोग कमेंट सेक्शन बताना भैया कौन सा प्रेसिडेंट है ना, हमें नहीं याद आ रहा। चलो, है ना, रकून डॉग की तरीके इनके बाल दिखते थे, एक बार इन्होंने इस बात पर काफी कुछ बोला भी था। तो बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है किसी चीज को भैया सही तरीके से, गलत तरीके से कैसे भी करना। तो बाई फेयर मीन्स और फाउल। बाकी एन एक्स टू ग्रेंड शायद ना आता हो, इन निक ऑफ टाइम आता ही होगा। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है भैया परेशान होना कि भैया इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं। जब कोई ट्रबल हो तो आप पता नहीं कर पा रहे हो कि किसका पक्ष लूं और किसका पक्ष ना लूं, तो एन एक्स टू ग्रेंड, तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हो जाएगा हेजिटेटिंग टू चूज वन साइड। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एकदम अंतिम समय में, एकदम राइट टाइम पर, तो इसका हो जाएगा जस्ट एट द राइट मोमेंट। और लास्ट आ गया भैया एन एक्स टू ग्रेंड, एन एक्स टू ग्रेंड का मतलब होता है भैया अपना उल्लू सीधा करना, अपना कोई काम निकालना। देख लेते हैं फिर कौन सा आंसर सही होगा, ए का सी, ए का तीसरा किसमें किसमें, इसमें है और इसमें है। बी का 1, बी का 1 इसमें भी है, बी का 1 इसमें भी है। सी का 2, सी का 2 इसमें है बेटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पिक द सुटेबल ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। फिर से इडियम पूछा गया है, यानी कि आपसे अभी तक भैया 3 इडियम हो चुके हैं, ठीक है ना। एक ये पूछ लिया, नहीं 2 इडियम हुए, दूसरा इडियम है, ठीक है। देखते हैं दूसरा इडियम है, सनाया केप्ट ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। अब बेटा ये होता है ट्रम्पेट, कुछ लोग होते हैं अपनी बात करते रहते हैं, अपनी तारीफ करते रहते हैं, पता है मेरी तो भैया मेरी जैकेट बहुत महंगी है, मेरा बाल बाल मैंने बाहर से करवाए हैं, दुनिया भर का अपने बारे में बताते रहेंगे कि मैं इतना अच्छा, मैं ये मैं वो, फलाना निमाका करके। तो भैया जब आप खुद को प्रेज करते हो, दैट इज ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, है ना, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ये होता है मेन, आपको मतलब ऐसे करके बन रहा होता है इडियम, लेकिन यहां पर यूज कैसे हुआ बेटा, ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। तो आपके 2 आ चुके हैं बेटा इडियम। चलिए आगे आइए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉरेन वर्ड, ये बेटा दूसरा फॉरेन वर्ड है, यानी कि अभी तक आप देखो तो इडियम आपका 10 मार्क्स का आ चुका है, फॉरेन वर्ड आपके 10 मार्क्स के आ चुके हैं, सिनोनिम भी आपके 2 आ चुके हैं 10 मार्क्स के, एंटोनिम आपका 1 आया भैया 5 मार्क्स का। और देखते हैं आगे क्या मिलेगा। फ्रेजल वर्ब्स आपको अभी 1 मिल चुकी है, रेंजुआ, अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, हाँ। अब आप इसको पढ़ोगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेंजिवू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
रेंडीवू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडीवू। तो रेंडीवू का मतलब क्या होता है बेटा, रेंडीवू का मतलब होता है जहां पर आप किसी से मिलने जाते हो या फिर कोई मीटिंग प्लेस है या फिर जहां पर मीटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंडीवू। अ मीटिंग दैट यू हैव अरेंज, एक मीटिंग जो आपने अरेंज की थी वो भी रेंडीवू कहलाएगी, और आपका जो मीटिंग प्लेस है उसे भी रेंडीवू बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको क्या है, एक फॉरेन वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई सेट माई अलार्म क्लॉक बिकॉज आई हैव टू डैश अर्ली टुमारो। बहुत ही सिंपल है भैया, रोज सुबह उठने के लिए तुम क्या करते हो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम सभी जानते हो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेट अप। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गेट अप। ठीक है, फिल अप द फॉर्म होता है, स्टैंड अप होता है, कैच अप द ट्रेन होता है, ये सारे के सारे इजी यहां पर यूज किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देख लिया भैया, आपके सामने दो फ्रेजल वर्ब्स आ गई, ठीक है ना, और आपके सामने इडियम्स भी आ गए। ये दुनिया भर की चीजें आपसे पूछी गई और 11 क्वेश्चन यानी कि 55 मार्क्स यहां से आ रहे हैं। और आई थिंक आप लोगों ने यहां से काफी कुछ सीखा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको आखिरकार कांग्रेचुलेट क्यों किया था। और उन सभी बच्चों को मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको याद नहीं है, कि आप लोगों को इस बैच में एनरोल करना है बाय यूजिंग कोड S743, क्योंकि दिस कोड विल बी गिविंग यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, और यह भी बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को चाहिए ये पीडीएफ, तो भैया ये रही ईमेल आईडी जो कि दिख नहीं रही है, मैं दोबारा से लिख देता हूं, aditya.tiwari@adda247.com। ये सारी की सारी अगर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए, सो यू विल मेल मी ऑन द सेम ईमेल आईडी एंड आई विल प्रोवाइड यू। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको एम बैच में एनरोल करना है तो आप कैसे करेंगे। आप खोलेंगे भैया गूगल में जाकर के आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएंगे, और मैं आप सभी से कहूंगा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लो, 1% का ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। अड्डा 24/7 को आपने ओपन किया, ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन पर आए, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर खूब सारी लंबी सी श्रृंखला सी खुल जाएगी। आप यहाँ पर खोलेंगे आकर के क्या, स्कूल K12 में जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 आएगा, और यहाँ पर जब आप करेंगे व्यू ऑल, तो आपको यहाँ पर दिखेगा बेटा एम बैच। ये रहा आपका एम बैच, CUET एम। क्लासेस कब से स्टार्ट है ये भी देख लो भैया, क्लासेस इसकी 15 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है ना, यानी कि आपके पास टाइम है अभी, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और हाँ, कोड आपको क्या लगाना है वो बता देता हूं, 3600 का है, लेकिन आपको देने नहीं है। आप अगर कोड यहां पर लगाते हैं S743, जैसे ही आपने S743 कोड लगाया, आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड एक बार फिर से लगाते हैं, S743, ये देखिए 3600 का था, कोड लगाया S743 एंड यू गॉट द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड नाउ द कोर्स इज 2879। और ये 2879 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 20% है, 1% और लगेगा अगर आप अपने फोन से कर रहे होंगे। तो यूज दिस कोड S743 और जल्दी से एनरोल कीजिए। हम लोग मिल करके तो राटे काटेंगे और फॉर श्योर अपने एग्जाम को फोड़ करके आएंगे। मैंने अपनी ईमेल आईडी आप सभी को बता दी है, किसी को दिक्कत ना आए इसीलिए। तो भैया मेल आईडी देख लेंगे, और इस सेशन को प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है और अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि एक बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है। तो प्लीज गाइस शेयर दिस सेशन। इस सेशन के नीचे कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, और लाइक करने में बेटा हिचकना नहीं। जय हिंद।